नमस्कार, स्वस्थ किसान कार्यक्रम में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आदिति शर्मा। दोस्तों, इन दिनों मौसम के दो मिजाज बने हुए हैं। एक तरफ जहां भीषण गर्मी है और लू के प्रकोप से हाल बेहाल है, तो वहीं पहाड़ी और मैदानी इलाकों में भी मौसम तेजी से अपना असर दिखा रहा है। कई जगह तो न्यूनतम तापमान में सामान्य से 5 से 6 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की जा रही है। ऐसे में ये सवाल लगातार उठ रहा है कि आखिर मौसम के बदलते मिजाज का कोरोना संक्रमण पर क्या असर पड़ सकता है। बता दें कि आमतौर पर इसी मौसम में न केवल पेट से जुड़ी हुई बीमारियां होती हैं, बल्कि डिप्रेशन, एंजाइटी और कई प्रकार के इन्फेक्शन का भी खतरा बढ़ जाता है। आज के कार्यक्रम में हम समझेंगे कि तेज गर्मी यानी हीट स्ट्रोक से कैसे बचें और साथ ही दूसरे संक्रमणों से भी। साथ ही ये भी जानेंगे कि इस मौसम का कोरोना संक्रमण पर कितना असर पड़ सकता है। विषय बता देते हैं आज के कार्यक्रम का। विषय है हीट स्ट्रोक और बदलता मौसम कोरोना के लिए कितना घातक। जी हाँ, एक जागरूकता, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। यदि आपको या आपके परिवार में किसी को तापघात या हीट स्ट्रोक से संबंधित कोई समस्या है, किसी बीमारी से आप परेशान हैं या फिर कोरोना संक्रमण के बारे में ही कुछ जानना या पूछना चाहते हैं, तो बेझिझक आप हमसे पूछ सकते हैं अपने सवाल हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करके। हमारे टोल फ्री नंबर है 1800-113060, 1800-113061। ये हमारे टोल फ्री नंबर है जिस पर आप अगले 1 घंटे के दौरान कॉल कर सकते हैं आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। बता दें, इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ देश के 2 बड़े विशेषज्ञ मौजूद हैं जो पूरे 1 घंटे तक हमारे साथ होंगे और आपके सवालों के जवाब आप तक पहुंचाएंगे। परिचय करवा देते हैं, डॉक्टर संजय के राय हमारे साथ मौजूद हैं। आप दिल्ली एम्स में कम्युनिटी मेडिसिन विभाग में प्रोफेसर हैं, जो खास तौर पर हमें बताएंगे कि शुगर, बीपी और न्यूरो की दवाएं लेने वाले लोगों के लिए तेज धूप और भीषण गर्मी कितनी घातक हो सकती है, और साथ ही साथ कोरोना संक्रमण पर भी ये प्रकाश डालेंगे। साथ ही दूसरे विशेषज्ञ मौजूद हैं, डॉक्टर अनिल गुर्टू। आप लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में मेडिसिन विभाग में डायरेक्टर प्रोफेसर हैं। आज हम इनसे समझेंगे कि इस कड़कती गर्मी में क्या सावधानियां बरतें कि इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर ना हो, और साथ ही साथ इनसे भी महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल करेंगे कोरोना के संदर्भ में। बिल्कुल, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी मैं कार्यक्रम स्वस्थ के साथ में। तो बिल्कुल दोस्तों, आज के हमारे इस कार्यक्रम की हम शुरुआत करें उससे पहले आइए देखते हैं इस बढ़ती हुई गर्मी पर हमारी एक विशेष रिपोर्ट। सारी दुनिया में हंगामा बरपा है और बहुत तेजी से धरती की आबो हवा बदल रही है। जहां ग्लेशियर पिघल रहे हैं और समुद्र में पानी बढ़ रहा है, वहीं नदियां सूख रही हैं। और तेजी से बदलते हुए इस मौसम का असर लगभग सभी व्यक्ति पर पड़ रहा है, फिर चाहे वो शहर हो या गांव। ग्रामीण क्षेत्रों सहित लोग डिहाइड्रेशन से बीमार हो रहे हैं। गौरतलब है कि तेज धूप से जहां इलेक्ट्रोलाइट के असंतुलन की शिकायत हो जाती है, वहीं सूरज से निकलती सीधी पराबैंगनी किरणें आंख और त्वचा को भेदने से भी बाज नहीं आती। कई तरह के इन्फेक्शन, एलर्जी के अलावा तेज धूप से जब हमारा शरीर तापमान पर यानी हीट पर अपना नियंत्रण खो देता है, तब ऐसी स्थिति में पसीना आना भी बंद हो जाता है, दिल की धड़कनें बढ़ जाती है, डिप्रेशन हो जाती है, एंजाइटी और थायराइड जैसी समस्याएं दिखने लगती हैं। लेकिन अक्सर लोग इन लक्षणों को अनदेखा कर देते हैं, पहचान नहीं पाते। बता दें कि पसीना न आने से त्वचा सूख जाती है, शरीर में पानी और नमक की कमी होने से बहुत ज्यादा प्यास लगने लगती है। तो इसी मौसम में सबसे बड़ी समस्या होती है हाइपरथर्मिया की। जी हाँ, हाइपरथर्मिया, जिसकी चपेट में सबसे ज्यादा बच्चे और बूढ़े आते हैं। बता दें कि हाइपरथर्मिया को साधारण बुखार मानना आपके लिए सबसे बड़ी भूल साबित हो सकता है। और ये भूल इसलिए कि हमारे दिमाग में हाइपोथैलेमस नामक एक ग्रंथि होती है, जो शरीर के तापमान को यानी शरीर के हीट को बैलेंसिंग रखती है, संतुलित रखती है। लेकिन तेज गर्मी के कारण कई बार इस ग्रंथि में कमजोरी आ जाती है और तापमान का बैलेंस बिगड़ जाता है। वो अपना संतुलन खो देता है, जिसकी वजह से तेज सिर दर्द होने लगते हैं, सांस का तेजी से लेना, दिल का तेजी से धड़कना, त्वचा लाल हो जाना, चक्कर आना और उल्टी जैसे तमाम लक्षण नजर आने लगते हैं।
ऐसी स्थिति में आप हाइपरथर्मिया के शिकार हो सकते हैं। बता दें कि गर्मी के मौसम में दूषित जल पीने, कटे छटे खुले खाद्य पदार्थ खाने से आप फूड पॉइजनिंग, टाइफाइड, हैजा, पीलिया के भी शिकार हो सकते हैं। जी हाँ, इसी मौसम में सांस के द्वारा फैलने वाले रोग, खसरा या मीजल्स भी हमला करता है। खासकर ये मौसम ज्यादातर बच्चों पर भारी पड़ती है, इसलिए विशेषज्ञ इस रोग से बचने के लिए बच्चों को MMR के टीके लगाने की सलाह देते हैं। ऐसे में सबसे ज्यादा जरूरी है आपके लिए कि आप नवजात शिशु के बुखार की जांच करें और नियमित करते रहें। और हाँ, एक बात और, बुखार में भी बच्चे को स्तनपान कराना न भूलें, उसे स्तनपान कराते रहें। बता दें, स्तनपान नहीं कराने से बच्चे में पानी की कमी हो सकती है। जी हाँ, एक बात और बता दूं, बासी से परहेज करें और ताज़ा खाना खाएं। जहां तक संभव हो बाहर के खाने को अवॉइड ही करें। और क्या, बस यदि आप इन बातों पर करेंगे अमल तो जाहिर है नहीं पड़ेगा आपकी सेहत पर कोई असर। बहरहाल, यदि किसी शारीरिक परेशानी से हैं आप बेहाल, तो हमारे एक्सपर्ट से पूछिए ना अपना सवाल। राजेश मिश्र, दूरदर्शन किसान। जी हाँ, गर्मी से बचाव के लिए खुद को अनुकूल बनाएं। तो ये थी एक ज्ञानवर्धक और जागरूकता से भरी एक हमारी खास रिपोर्ट। आइए इसी के साथ हमारी बातचीत के सिलसिले की हम शुरुआत करते हैं और आपको एक बार फिर याद दिला दें कि हम आपकी कॉल्स का भी इंतजार कर रहे हैं। कोई भी सवाल है कोरोना या फिर हीट स्ट्रोक के संबंध में तो आप वो हमसे पूछ सकते हैं। देश के दो बड़े विशेषज्ञ स्टूडियो में मौजूद हैं आपके सवालों के जवाब आपको पहुंचाने के लिए। आइए हमारी चर्चा की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर गुर्टू का यहाँ पर सबसे पहले रुख करना चाहूंगी। डॉक्टर गुर्टू, यहाँ पर तेज गर्मी हो रही है जिसके चलते हम कह सकते हैं अलग अलग तरह के बुखार भी हो रहे हैं, लोग पीड़ित हो रहे हैं। लेकिन आज के समय में लोग किसी भी बुखार को कोरोना मान लेते हैं। ऐसे में आप क्या कहेंगे? अब बुखार गर्मियों के समय और खासकर जब बारिश का मौसम आने वाला होता है या आ जाता है तो तरह तरह के बुखार फैलते हैं जी। इस वक्त जब मॉनसून पहले दस्तक दे रहा है लेकिन पहुंचा नहीं है, गर्मी अभी जारी है, मॉनसून आने वाला है, ह्यूमिडिटी बढ़ गई है, तो हीट स्ट्रोक या गर्मी जो वातावरण से पैदा हुई गर्मी है उसका सीधा जो प्रभाव हम पे पड़ता है और हीट रिलेटेड बीमारियां पैदा करता है वो भी हो सकता है जी। और आम जो बीमारियां हैं जो कि मलेरिया से लेके डेंगू से लेके आम वायरसेस तक और हैजा या टाइफाइड या पीलिया, हेपेटाइटिस, ये सब भी फैलती हैं जी। तो जो अभी है हीट स्ट्रोक या हीट से रिलेटेड बीमारी जिसके बारे में अभी चर्चा हुई थी थोड़ी देर पहले प्रोग्राम के शुरुआत में, वो कब होती है? वो तब होती है जब वातावरण का यानी बाहर का जो तापमान है वो 40 डिग्री या उससे ऊपर जाए और खासकर जब ह्यूमिडिटी है जो नमी है एटमॉस्फेयर की ह्यूमिडिटी वो 40-50% तक आ जाए जी। और वैसे 40 से ऊपर जाए तो ये इसका जो शुरुआती लक्षण है वो ये होते हैं कि आप बाहर निकल गए गर्मी के वक्त जब सूरज खूब है जैसे 12 और 3 के बीच में दोपहर को, और आप निकले तो थकावट आने लगती है, उल्टी सी होने का महसूस होने लगता है और चलने में थोड़ी सी लड़खड़ाहट या मांसपेशियों में क्रैम्प यानी एकदम से दर्द होता है फिर ठीक हो जाता है। ये सब होए और गर्मी लगने लगे तो आप तुरंत अपना उधर से निकलकर कहीं शेड में जहां पर थोड़ा ठंडा है जी। और कुछ नहीं तो पानी छिड़क लीजिए और पानी छिड़कने से कपड़े गीले कर लीजिए पानी से, तो उससे जो इवेपोरेशन होता है यानी जो पानी है वो भाप बनता है, पसीना जैसे है, तो उससे भी बिल्कुल आराम आएगा। और पानी जरूर पीजिए 2-3 गिलास हर घंटे। और अगर पसीना आना बंद हो जाए, लड़खड़ाहट बढ़ जाए और सोचने की क्षमता में थोड़ी सी बौखलाहट सी आ जाए, ठीक से दिमाग में ख्याल नहीं आ रहे, थोड़ा कंफ्यूज हो गए और पसीना आना बिल्कुल बंद होने लगे, तो तब समझिए कि आपको अस्पताल की तरफ ही जाना है, वहां पर वो आपको ट्रीट
करेंगे। जी, तो ऐसे में अगर ऐसी परिस्थिति हो जाती है तो यहाँ पर इलाज की बिल्कुल ज़रूरत है आपको। तो देखिए, इस समय इस बदलते मौसम में कई तरह के संक्रमण हो जाते हैं, लेकिन हर संक्रमण को कोरोना समझ लेने की गलती हमें नहीं करनी है। हमें पहले पहचानना है कि किस तरह के लक्षण हमें हो रहे हैं, फिर उसके अनुसार हमें इलाज करवाना है। बस घबराना नहीं है, क्योंकि आजकल लोग घबरा ज़्यादा जाते हैं, जिससे स्वास्थ्य पर उसका विपरीत असर पड़ता है। बिल्कुल, कई तरह के संक्रमण होते हैं इस समय। और डॉक्टर संजय, स्टमक फ्लू भी इस समय बहुत होता है। गैस्ट्रोएंटेराइटिस की बात करें तो एक बड़ी समस्या बन गया है आज के समय में। ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोग इससे परेशान हैं, लेकिन जानकारी नहीं है उनके पास। तो क्या कहेंगे इस संदर्भ में आप? देखिए, ये जो मौसम है, जब जैसे पहले हीट स्ट्रोक, क्योंकि जब गर्मी ज्यादा रहती है, धीरे धीरे जब मानसून आ जाता है, उस समय किसी भी वायरस और बैक्टीरिया या फंगस, इन तीनों के लिए जो है सबसे उपयुक्त वातावरण बन जाता है जी। क्योंकि टेम्परेचर थोड़ा कम होता है, ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। ये जितने वायरल इन्फेक्शन होते हैं इस समय सबसे ज़्यादा होते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी ग्रो करने के लिए, जैसे आपने कॉलरा इन सब की बात की, वो इसीलिए कि उनके लिए बिल्कुल ही ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, ग्रो करने का चांसेस रहता है। वैसे ही फंगल इन्फेक्शन भी, जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहती है तो फंगल इन्फेक्शन भी होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि इन सब जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इनको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। हमें थोड़ी सी सावधानियां बस बरतनी होती है। और इनके ऑलमोस्ट सबके लक्षण, जैसे जितने वायरल हैं, जैसे फ्लू है या आपके कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहे हैं, यूजुअली फीवर जो है, फीवर होना, अगर वायरल इन्फेक्शन हो रहा है जैसे फ्लू का है तो आपका जुकाम टाइप का होना या सोर थ्रोट होना, गले में दर्द, और वह मिमिक करता है, मैं देखने में लगता है जैसे हमारा कोविड के भी ऑलमोस्ट वही लक्षण है। तो हमें जो है जब भी ऐसा होता है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है कि हमें कोविड हो गया। इवन कोविड में भी ज्यादातर लोगों में माइल्ड सिम्टम है ये डिजीज, सबकी डेथ नहीं होती है। लास्ट के 10-15% लोगों में कुछ प्रॉब्लम होती है, और वह किसी भी बीमारी में ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, घबराना नहीं है। जब भी इस टाइप के लक्षण हो, घर पे जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया था कि हमें जो है प्लेंटी ऑफ फ्लूइड लेते रहना चाहिए। जब भी फीवर और ये सब होता है तो बुखार के समय हमेशा जो है पानी खूब पीते रहना चाहिए। उसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट मिलता है कि हमेशा हम हाइड्रेशन को मेंटेन रखते हैं। कई बार डिहाइड्रेशन होने से जो है कई प्रॉब्लम्स जो है हमारी और बढ़ जाती हैं, तो उसको मेंटेन रखते रहना चाहिए। थोड़ा सा पैरास्टामोल ले लें, फीवर हो रहा है, बट अगर प्रॉब्लम बढ़ती है तो डॉक्टर्स को तुरंत दिखाना चाहिए, तुरंत जरूर दिखा लें। बिल्कुल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे विशेषज्ञ ने दी है। आपको घबराना नहीं है। आप किसी भी, हम कह सकते हैं, समस्या का सामना अगर डट कर करते हैं तो आप बिल्कुल उसमें सफल जरूर होंगे उसे दूर करने में। हम हमारी ये जानकारियों का जो सिलसिला है आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं, उनका सवाल शामिल कर लेते हैं। मध्य प्रदेश से मुकेश जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। हेलो हेलो। हाँ जी, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? मैडम मेरा ये सवाल है, जब अपन लैट्रिन जाते हैं तो उस समय खून आता है जी, जब भी मोशन होता है तो उसमें ब्लीडिंग का भी प्रॉब्लम आता है। हाँ जी, जब लैट्रिन जाते हैं मैडम जी तो उस समय खून आता है जी। क्या कहेंगे, किस तरह की समस्या हो सकती है ये, किस वजह से हो सकता है ये? अगर आपका ये भी बता दीजिए कि खून क्या अभी अचानक आना शुरू हुआ है या ऑफ एंड ऑन बहुत सालों से होता रहता है? जी डॉक्टर साहब, इसको मतलब 1.5 साल हो गए हैं, साल 1.25 साल हो गए हैं। अगर 1.5-2 साल से ये प्रॉब्लम कभी होता है कभी नहीं होता है, तो हो सकता है आपको जो है जैसे फ्रेश ब्लड आ रहा है तो पाइल्स की शिकायत हो सकती है, जिसको बवासीर भी कहते हैं, उस टाइप की शिकायत हो सकती है। एक बार आपको जो है डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए, क्योंकि डिसेंट्री जो है इतने लंबे समय तक, कई बीमारियों में ये होता है, कुछ मैलिग्नेंसी में भी होता है, लेकिन इतने दिनों तक अगर डिसेंट्री रहता तो बहुत बड़ी समस्या हो जाती। अगर 1.5 साल से आपको ये समस्या है तो हो सकता है पाइल्स होने की समस्या हो। किसी सर्जन को एक बार आप दिखा लें, एक बार वो एग्जामिन कर लेंगे। और डॉक्टर साहब ये क्या होता है, वो क्या बोलते हैं, मलास है जो, वो क्या बोलते हैं, वो बाहर भी आ जाती है, 4-5 घंटे अंदर होती है फिर सोने के बाद। क्या कहा इन्होंने? आप क्या कहना चाह रहे हैं, एक बार दोहरा दीजिए। जी मैडम जी, जब अपन लैट्रिन जाते हैं तो अंदर से कुछ मांस सा बाहर आ जाता है, तो 4-5 घंटे के बाद अंदर होता है, कुछ फ्लैश सा है, मांस सा है जो बाहर आ जाता है और फिर वो नॉर्मल हो जाता है थोड़े टाइम बाद। जी 4-5-6 घंटे के बाद अंदर होता है। जी हाँ, ये लग रहा है आपको जो सिम्टम्स सजेस्टिव हैं, इसीलिए मैंने कहा सर्जन से एक बार आप दिखा लें, क्योंकि सिम्टम्स सजेस्ट कर रहे हैं कि आपको पाइल्स टाइप है, जो बवासीर जिसको कहते हैं, शायद उसी को बवासीर कहते हैं। तो इसलिए आप जो है
किसी सर्जन को दिखा लें और इसका इलाज हो सकता है। जी, इसका इलाज संभव है। आप अब और देर ना करें, आपने इतना विलंब अभी तक कर दिया है, लेकिन आप जल्द से जल्द डॉक्टर को एक बारी दिखा लें, उनको पूरे लक्षण बता दें, उसके अनुसार ही पूरी जांच होगी और इलाज भी यहाँ पर संभव क्योंकि हो अगर पाएगा। इन्होंने उसका जांच नहीं कराया तो धीरे धीरे अगर ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है तो शरीर में खून की कमी हो जाएगी, उससे और भी प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। जी, तो ये इसलिए गंभीर आपको रूप ले इलाज कराना सकता है। चाहिए। बिल्कुल, ऐसे में जरूरी है कि आप जल्द से जल्द यहाँ पर बिना समय को गवाते हुए डॉक्टर का रुख जरूर कर लें। आइए बढ़ते हैं आगे और हम यहाँ पर लगातार चर्चा कर रहे हैं कि इस हम कहें कि बदलते मौसम में कहीं कहीं तेज गर्मी भी है, कहीं बारिश भी हो रही है, ऐसे में कई तरह के संक्रमण हो जाते हैं। कोरोना का खतरा तो चल ही रहा है। ऐसे में डॉक्टर गोटू आपसे जानना चाहेंगे कि कोरोना बहुत ही बड़ी समस्या है, पूरा विश्व झेल रहा है, इससे जूझ रहा है, तो ऐसे में किस तरह के बचाव हम कर सकते हैं ताकि हम संक्रमित ना हो? कुछ विशेष ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि हम सामाजिक दूरी का ध्यान, सैनिटाइजेशन का ध्यान तो रखते हैं, और भी कुछ विशेष ध्यान रखने चाहिए यहाँ पर? ये तो 3 ध्यान इन्हीं पर केंद्रित रखना है, अपना व्यवहार, बिहेवियर जो आपने कहे 3। इसके अलावा अगर हम सोचते हैं, इस बात पे ध्यान डालते हैं कि आजकल मौसम बारिश का है जी, तो क्या होता है कि जैसे अब किसान लोग हैं वो खेतों में काम कर रहे हैं, अचानक गर्जन हुई और तेज बारिश आई या ओले पड़े जी, तो क्या करते हैं, उसी वक्त सब काम छोड़ा और पूरा, जब तक खेत में है, अलग अलग हैं, दूरी बनाए हुए हैं, कोई संक्रमण का चांस नहीं है, बहुत कम है, आउटडोर्स है। लेकिन जैसे ही बारिश आई, वो सारे किसान लोग जो बिखरे हुए हैं पूरे खेत में, वो एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। वो छानी होती है, जैसे उत्तराखंड है या पहाड़ी इलाकों में छानियां बोलते हैं, और हर एक खेत के साथ साथ छोटे छोटे घर होते हैं, छानियां, जिसमें वो सामान रखते हैं। उसके अंदर आमतौर पे वेंटिलेशन यानी हवा का आदान प्रदान, बहाव नहीं होता है, तो उसमें घुस के कई सारे लोग इकट्ठा हो गए, कमरे दरवाजे सब बंद कर दिए, तो उसमें से अगर एक को भी बिना लक्षण के कोविड है तो सबको फैल जाएगा। तो ये सब में ज्यादा जो बिहेवियर या व्यवहार जो कि मानसून या बारिश की वजह से हो सकता है, बाकी तो वही है, तो ये ध्यान रहे। ये विशेष सावधानी यहाँ पर बरतनी है कि कोई भी अगर हम कह सकते हैं कि सिचुएशन हो जाए, परिस्थिति हो जाए, उसमें हमें इन तमाम सावधानियों को नजरअंदाज नहीं करना है, भूलना नहीं है, क्योंकि कोरोना भी गया नहीं है। कोरोना से हमें बचाव करना है, संक्रमण अभी भी हो सकता है, तो ऐसे में हमें सतर्क रहने की यहाँ पर बहुत जरूरत है। आइए बढ़ते हैं आगे। विषय है आज के हमारे कार्यक्रम का हीट स्ट्रोक। तो हीट स्ट्रोक के बारे में हम यहाँ पर विशेषज्ञ से जान लेते हैं। तो डॉक्टर संजय, हीट स्ट्रोक के बारे में आप बताएं, इसके लक्षण क्या होते हैं और साथ ही साथ क्या ये जानलेवा भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, और लक्षण डॉक्टर साहब ने पहले ही बताया था कि आपको जो है कंफ्यूजन होने लगे, क्रैम्प्स होने लगे, फीवर बढ़ जाए, अचानक जो है टेम्परेचर जो है बॉडी का बढ़ जाए, पूरा बॉडी जो है सूख जाए, पसीने नहीं हो रहे हैं, ये सब अगर लक्षण होते हैं, और बहुत ही तेज बुखार होने लगे, तो आपको हो सकता है, और हिस्ट्री आ रही है कि आपको जो है एक्सपोजर हुआ है, मतलब आप धूप में गए हैं, कहीं बहुत गर्मी लगी है आपको, ऐसा अगर आता है तो आपको तुरंत दिखाना चाहिए, क्योंकि कई बार जो है हीट स्ट्रोक को लोग बहुत ही लाइटली ले लेते हैं और वह जानलेवा हो सकता है। जब भी ऐसे लक्षण हो गर्मी के दिनों में खासकर, तो उस समय तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए, और अगर समय रहते उपचार हो जाता है तो फिर जान नहीं जाती है, नहीं तो इसमें जान जाने की भी संभावना होती है। इसलिए जब भी हीट स्ट्रोक होता है, और लक्षण वही हैं, टेम्परेचर ज़्यादा होना, आपका जी मिचलाना, कभी कभी उल्टी होना, इवन डायरिया भी साथ साथ हो जाना, मसल क्रैम्प होना, पूरे शरीर में दर्द होना, कंफ्यूजन होना कि आपको जो है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये सब जब भी लक्षण अगर आने लगते हैं तो ये हीट स्ट्रोक हो सकता है। इसको लाइटली न लें। जी बिल्कुल, आपको बिल्कुल भी इसको हल्के में नहीं लेना है। यहाँ पर अगर आपको किसी भी तरह के लक्षण नजर आ रहे हैं तो आपको एकदम से यहाँ पर डॉक्टर का रुख करना है, और अगर शुरुआती उपचार करना है तो हमारे विशेषज्ञ ने शुरुआत में बताया ही था कि किसी छायादार जगह पे जाएं, अपने ऊपर पानी डालें, वो आपके लिए पहला कदम हो सकता है। यहाँ पर अगर ज्यादा समस्या बढ़ रही है तो डॉक्टर का रुख यहाँ पर आपको जरूर करना है, क्योंकि ये घातक साबित हो सकती है। तो इसी के साथ आइए बढ़ते हैं आगे। हम लगातार बात कर रहे हैं कि इस समय में काफी तरह की समस्याएं हो जाती
होती हैं, कई तरह के इन्फेक्शन हो जाते हैं। तो विस्तार से हमारे विशेषज्ञ से जान लेते हैं कि कौन कौन से जो वायरल इन्फेक्शन है वो इस मौसम में हमें परेशान कर सकते हैं, हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं। जानकारी हासिल करेंगे हमारे दोनों विशेषज्ञों से इस संदर्भ में, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में। आज हम चर्चा कर रहे हैं हीट स्ट्रोक और कोरोना के संदर्भ में। जी हाँ, इनके बारे में अगर आप कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो बेझिझक हमारे टोल फ्री नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। हमारे विशेषज्ञ मौजूद हैं स्टूडियो में हमारे साथ, जो आपके सवालों के जवाब आप तक जरूर पहुंचाएंगे। ब्रेक पर जाने से पहले मैं जिक्र कर रही थी कि इस मौसम में कई तरह के वायरल इन्फेक्शन हो जाते हैं, जिसके बारे में हमें जानकारी होना जरूरी है, तभी तो हम उनकी पहचान कर पाएंगे और सही समय पर इलाज करवा पाएंगे। तो डॉक्टर गोटू, आपसे शुरुआत करना चाहूंगी, वायरल इन्फेक्शंस के बारे में बताइए, कौन कौन से होते हैं इस समय में? इस समय में जो सब में कॉमन वायरस इन्फेक्शन है वो है गैस्ट्रोएंटेराइटिस, यानी पेचिश और उल्टी जी की बीमारी। उसके साथ बुखार आ सकता है, नहीं भी आ सकता है। ये एक सब में कॉमन तो यही है और वायरल होता है ये जी। ये किससे होता है? आपने पानी पी लिया जिसको उबाला हुआ नहीं है या जो ठीक से प्यूरिफाइड नहीं है, तो उबला हुआ ठंडा किया हुआ पानी, या अगर वो सब नहीं कर सकते तो क्लोरीन टैबलेट का इस्तेमाल करें। वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में मिलती हैं आजकल। और खाना, खासकर फल, बिना धोए हुए फल खा लिए, धोए बगैर, उसमें मक्खी बैठी है और कुछ कीटाणु है, तो वो गैस्ट्रोएंटेराइटिस वायरल से होते हैं। ये अपने आप ठीक हो जाते हैं 2 से 3 दिन में। कुछ नहीं करना, सिर्फ घोल बनाना है ORS का, और कुछ नहीं है तो 1 लीटर पानी में 6 छोटे चम्मच चीनी, 1 छोटा चम्मच नमक, ये डाल के घोल, पानी को पहले उबाल के ठंडा करके 1 लीटर में डाल के और पीते रहें जी। तो कम से कम हमें 12 गिलास, 8 से 12 गिलास पानी तो पीना ही है आजकल गर्मी के वक्त में, कम से कम। ये सब में ज्यादा है, अपने आप ठीक हो जाता है अगर आपने पानी की मात्रा पर्याप्त रखी। डिहाइड्रेशन होगा तो ज्यादा समस्या बढ़ सकती है, वरना ये मारता नहीं है, अपने आप ठीक हो जाता है। दूसरा, आजकल वायरल हेपेटाइटिस यानी जो पीलिया की बीमारी है, ये भी खाना या पानी के जरिए आता है। माफ कीजिएगा डॉक्टर गोटू, आपको रोक रही हूँ, हेपेटाइटिस के बारे में आपसे जानकारी लेंगे, लेकिन एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल हम यहाँ पर पहले शामिल कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ से राजेश जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। हेलो 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 हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? हेलो जी, नमस्ते मैडम। जी नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। हेलो, हाँ नमस्ते मैडम जी। आप अपने टीवी पर ना ध्यान दीजिए, सीधा फोन पे बात कीजिए। मैडम, क्या है, जैसे मैं कहीं भी घर से निकलता हूँ तो कहीं भी निकलता हूँ तो घर से मास्क लगा के निकलता हूँ जी। हेलो जी, आपकी आवाज हमें मिल रही है, अपना सवाल पूरा कीजिए। जैसे मैं घर से निकलता हूँ तो मास्क लगा के निकलता हूँ, लेकिन नाक से इतना पानी बहने लगता है कि मास्क पूरा गीला हो जाता है। जी, तो क्या कारण हो सकता है डॉक्टर संजय, क्या कहेंगे आप इस बारे में? देखिए, अगर हेलो, जो यूजुअली, हाँ ठीक है, हमने आपके सवाल को सुन लिया है। अगर आपका नाक से पानी गिरता रहता है तो सिर्फ मास्क पे ही गिरता रहता है आपका, या ऐसे भी नाक से पानी निकलता रहता है? नहीं सर, मास्क में लगा के जाता हूँ, कहीं भी निकलता हूँ तो मास्क लगा जाता हूँ तो इतना गीला हो जाता है और नाक खुजलाते रहती है, तो मजबूरी में मेरे को फिर निकालना पड़ता है। देखिए, एक तो नाक से पानी आना यूजुअली एलर्जी हो सकता है अगर हमेशा आपको पानी आ रहा है। दूसरा, ये जो है स्वेटिंग होती है, जब आप मास्क लगा रहे हैं तो वहाँ पे पसीना हो रहा होता है और इसलिए वो गीला हो जाता है। इसीलिए जो कि एक्सरसाइज करते समय मास्क पहनने के लिए, और स्पेशली N95 टाइप मास्क पहनने के लिए नहीं कहा जाता है, क्योंकि उस समय उसके पोर्स जो हैं ब्लॉक हो जाते हैं तो आपको सांस लेने में भी दिक्कत आने लगती है। ऐसा अगर हो रहा है, आपको पसीने बहुत आ रहे हैं, तो अगर आप बाहर जा रहे हैं तो आप 1-2 मास्क रखिए, उनको हटा दिया कीजिए जो गीला हो जा रहा है, क्योंकि गीला मास्क
से जो है, और आप अगर N95 टाइप का मास्क पहन रहे हैं तो सांस लेने में दिक्कत आएगी। अगर आप कपड़े का मास्क पहन रहे हैं तो गीला होने के बाद भी आप सांस आराम से ले सकते हैं, उसमें दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन बाहर जो है जब भी आप निकल रहे हैं तो मास्क पहनना ज़्यादा ज़रूरी है। वही इस समय जो है सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन है आपको अपने आप को आप बचा सकते हैं। दूसरों, अगर आपको भी इन्फेक्शन हुआ है तो मास्क पहने हुए हैं तो दूसरों को भी बचा सकते हैं उससे। तो ये दोनों के लिए फ़ायदेमंद है, इसलिए मास्क पहनते रहिए। अगर बार बार गीला हो रहा है तो बेस्ट वे यही है कि आप जो है 1-2 पेयर उसका हमेशा अपने पास में रखिए। जब ज़्यादा गीला हो जाता है उसको रख लीजिए और फिर जो है दूसरा मास्क पहन लीजिए। जी बिल्कुल। तो राजेश जी, आपको क्या करना है हमारे विशेषज्ञ ने बता दिया है। आइए बढ़ते हैं आगे, रुक कर लेते हैं फिर से डॉक्टर गुरटू का। डॉक्टर गुरटू, हेपेटाइटिस के बारे में आप जानकारी दे रहे थे। तो ये जो हेपेटाइटिस है ये पानी के माध्यम से हमारे शरीर में आता है, और वो पानी जैसे अभी जिक्र किया जिस बात का कि वो जिसमें सुवेज मिल चुका है, घुल मिल गया है, वो पानी आया, उसको आपने उबाला नहीं, बिना उबाले पी लिया या क्लोरीन टैबलेट नहीं डाली, तो उबला हुआ पानी ठंडा किया हुआ बहुत ज़रूरी है आजकल। अब जब ये आता है इन्फेक्शन तो इस शुरुआती 1 हफ्ते तक पीलिया नहीं आता जी, आंखें पीली नहीं होती, सिर्फ आपको बुखार सा रहेगा, और सब में ज़्यादा जो लक्षण है वो यह है कि भूख बिल्कुल बंद हो जाती है और हल्की सी उल्टी सी आती है, खाना देखते ही उल्टी आने लगती है और भूख बिल्कुल खत्म हो जाती है। बुखार रहता है, बदन दर्द और थकावट, ये 5 से 7 दिन रहते हैं। इस दौरान कोई पीलिया का लक्षण नहीं दिखाई देगा आपको। फिर ये बुखार एकदम ठीक हो जाता है, एकदम से, और भूख खुल जाती है एकदम से। इस वक्त आंखें आप देखेंगे अगर शीशे में तो पीली पड़ेंगी, आपका पेशाब का रंग पीला हो जाएगा जी, और ये पीलिया अब शुरू हो जाएगा जी। तो ये संकेत है कि अब आप पीलिया से ग्रसित हो चुके हैं जी, और तो फिर ये 1 हफ्ते से 10 दिन और रहता है, और फिर अपने आप ही, इसके लिए कोई दवाई की जरूरत नहीं होती। हेपेटाइटिस ए या ई 2 होते हैं, इसके लिए कोई दवाई नहीं देते, अपने आप ही ठीक हो जाता है। वही हाइड्रेशन ठीक रखना है, और मीठी चीज़ें आमतौर पे इस दौरान ज़्यादा खा सकते हैं, और जो चिकनाई वाली चीज़ें उनसे देखते ही बिल्कुल ज़्यादा मन उबता है या उल्टी सी लगती है, ये करें। और तो ऐसे में जरूरी है कि खान पान का ध्यान रखें, पीने के लिए ज्यादा यहाँ पर चीजें लें, पेय पदार्थ जो है उनका सेवन ज्यादा करें, और साफ सफाई का तो आपको ध्यान रखना ही है यहाँ पर। तो ये कुछ मुख्य बातें हैं जो आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। और जानकारी लेंगे, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं, कानपुर से माधुरी जी ने हमें कॉल किया है, जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? सवाल ये मेरा कि अगर किसी को दौरा आता है तो क्या ये वैक्सीन लगवा सकता है? वैक्सीन के बारे में आप जानना चाहती हैं? अगर किसी को दौरा आता है जी, देखिए दौरा आना जो है ये नहीं है कि वैक्सीन नहीं लगा सकते हैं, ऐसा प्रतिबंधित नहीं है उसमें। लेकिन फिर भी आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे वैक्सीन जहाँ लगवा रहे हैं वहाँ उनको बता दीजिए आपको दौरा आता है इन चीज़ों का, उस पे जो है वह आपकी दवा चलती रहेगी, उस दवा को बंद नहीं करनी होती है जो दौरे वाली दवा है। और वह अगर उनको लगता है कि नहीं वैक्सीन देने से कोई नुकसान नहीं है तो वह दे सकते हैं। अब जो है शुरू में जब आया था तो थोड़ी सी एलर्जी पे भी नहीं दिया जा रहा था, प्रिकॉशंस ले जा रहे थे, और वही अभी तक लोगों को पता है। लेकिन अब जो है ऐसा नहीं है कि वो प्रतिबंधित नहीं है, वो कोई कंट्राइंडिकेशन वो नहीं है, तो आप ले सकते हैं दौरा आने के बाद भी। अगर आपको कोविड नहीं हुआ है तो ज़रूर ले लेना चाहिए। किसी को भी वैक्सीन लेने से जो है फ़ायदा ये मिलता है कि आपको कम से कम सिवियरिटी होने की संभावना कम हो जाती है, डेथ होने की संभावना कम हो जाती है, कोविड अगर होता भी है तो भी। तो इसलिए अगर नहीं हुआ है तो आपको ले लेना चाहिए। जी बिल्कुल, तो ऐसे में यही सही रहेगा कि आप वैक्सीन जरूर लगवा लें। और इसी संदर्भ में एक मेल भी अभी मेरे पास आ गए हैं डॉक्टर, और मैं इसे शामिल करना चाहूंगी। परशुराम तिवारी जी ने ये मेल लिखी है, ये लिखते हैं, मैं 65 साल का हूं, जो दवाइयां पहले से चल रही हैं क्या वैक्सीन के बाद भी वो जारी रहेंगी या फिर मैं उन्हें रोक दूं? डॉक्टर गुरटू क्या कहेंगे? 65 वर्ष के हैं, पहले से कुछ दवाइयां चल रही हैं इनकी, वैक्सीन के बाद भी उन्हें जारी रखें या फिर रोक दें? क्या कहेंगे आप इस बारे में? क्योंकि लोगों के मन में कई तरह की यहाँ पर हम कह सकते हैं शंकाएं हैं, उन्हें दूर करना बहुत जरूरी है, बताएं। आमतौर पे जो आम बीमारियों की दवाइयां हैं वो जारी रखिए, वैक्सीन के पहले भी, वैक्सीन के बाद भी जी। तो कुछ बहुत कम दवाइयां ऐसी हैं जो कि हम 2 हफ्ते तक डिले करते हैं बाद में, लेकिन वो
आपको उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपका डॉक्टर बता देगा। जो आम बीमारियां की दवाइयां हैं, डायबिटीज़ की, ब्लड प्रेशर की, हार्ट की वगैरह वगैरह, वो जारी रखनी है। जैसे भी बताया मिर्गी की, एपिलेप्सी की, वो बिल्कुल कायम रखनी है, जैसे पहले था वैसे ही बाद में। कोई चेंज नहीं करना है, कोई परिवर्तन नहीं करना उसमें। जी, तो किसी तरह का परिवर्तन यहाँ पर नहीं चाहिए। लेकिन अगर आपको कोई भी गंभीर बीमारी है तो एक बार वैक्सीन लेने से पहले डॉक्टर से संपर्क जरूर कर लीजिए कि कहीं कोई दवाई बंद तो नहीं करनी है। जैसे डॉक्टर कह रहे हैं कि कुछ ही केसेस होते हैं जिसमें ये करने की जरूरत होती है, अदरवाइज आप यहाँ पर वैक्सीन भी लीजिए और अपनी दवाइयां भी लेते रहिए, आपका स्वास्थ्य बिल्कुल सही बना रहेगा। बिल्कुल, इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। कॉलर हमारे साथ और जुड़ गए हैं यहाँ पर उज्जैन से हमें सावरिया जी ने कॉल किया है। हेलो जी मैडम, नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? मैडम हमें जैसे खाना खाते हैं उस समय उल्टी होती है। खाना खाते समय आपको उल्टी सी महसूस होती है? हाँ मैडम, मतलब हो गए हमें 2-3 महीने। 2-3 महीने से ऐसा हो रहा है, तो डॉक्टर क्या कुछ पूछना चाहेंगे आप इनसे? डॉक्टर संजय, आप बताएं। जी डॉक्टर गुट्टू क्या कहेंगे इनको? ये क्या आपकी आदत है कि होता आता जाता रहता है यही संकट, या सिर्फ 2 महीने से ही है? हाँ जी मैम। पहले नहीं था? हाँ पहले नहीं था। पहले कब से है? अभी मतलब 2-3 महीने हो गए। तो मैं उधर छत्तीसगढ़ गया था तो उधर चावल खाता था। तो जब आपको उल्टी होती है तो क्या जो 2 पुराना खाया हुआ खाना वो भी उसमें निकलता है या नहीं? वो पुराना वो नहीं चलता है। वो निकलता है? हाँ जी। जब आप खाना खाते हैं इसके 2 घंटे के अंदर उल्टी होती है या 2 घंटे के बाद उल्टी होती है? तुरंत जैसे अपन खाना खाया उसके 10-15 मिनट बाद। पेट में दर्द भी होता है उल्टी होने के पहले? नहीं, कुछ भी नहीं होता है, जैसे उपका टाइप आता है। और अगर आप थोड़ा सा भी खाना खा लें तो क्या पेट बिल्कुल फूल जाता है और एकदम भूख खत्म हो जाती है थोड़ा सा खाना खाने से, या नहीं? हाँ जी सर। ये अभी 2 महीने से है या लंबी बीमारी टाइप की है, आपको आता जाता रहता है इस टाइप का? पहले मतलब हल्का फुल्का जैसे थूक टाइप का आता था। ये कब से चल रहा है? पहले जो हल्का फुल्का आता जाता रहता है यही चीज? ये कम से कम इसको हो गया होगा 5-6 महीने से ज्यादा हो गए। अच्छा, इसके अलावा कब्जियत या दस्त की भी शिकायत आती जाती रहती है? जी सर। कब्जियत या दस्त की शिकायत आती जाती रहती है या नहीं? सर वो तो आती जाती रहती है। तो मेरा अनुमान ये है कि आपको एक आम बीमारी होती है जिसको हम बोलते हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। जी। ये तंग जरूर करती है लेकिन नुकसान नहीं करती। जी सर। ये लंबी बीमारी रहती है, कभी ज्यादा कभी कम, कभी ऊपरी कभी नीचे के सिम्टम्स, और शायद आपको वो है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि एक बारी आप जब समय मिले अपने प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे डॉक्टर से मिलिए या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मिल लीजिए। लेकिन वो आपको थोड़ा एक दवाई बता देगा जो कि खाने के करीब 30 मिनट पहले एक गोली लेनी होती है, हर खाने के 30 मिनट पहले। उससे ये फ़ायदा मिलेगा आपको। और इसके अलावा मुझे लगता नहीं कोई चिंताजनक बीमारी है आपको, लेकिन आप डॉक्टर से ज़रूर मिल लीजिए। लेकिन ये मुझे लगता है आपको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में एक ऊपरी जो हिस्सा है हमारे गैस्ट्रो का उसमें ज्यादा है आपको। जी, तो एक बार यहाँ पर डॉक्टर को दिखा लेंगे, उसके बाद जैसे हमारे विशेषज्ञ ने कहा है कि सिंड्रोम हो सकता है, उसकी दवाई आपको मिल जाएगी। उसके पश्चात आपको दिखेगा बिल्कुल आराम यहाँ पर जरूर मिलेगा। तो आइए हमारी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। कोरोना के बारे में हम जानकारियां हासिल कर रहे हैं, किस तरह से ये संक्रमण कर सकता है, किस तरह से हमें बचाव करना है। लेकिन आजकल हम जीका वायरस के बारे में भी सुन रहे हैं। दक्षिण भारत की बात करें तो कुछ केसेस भी आए हैं। तो डॉक्टर संजय, जीका वायरस के बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, जीका वायरस जो है एक वायरल डिजीज है और वह जो है मच्छर के काटने से फैलता है। और वह जो है एडिस मच्छर जो है, जैसे जो हमें आपका डेंगू भी करता है, चिकनगुनिया भी करता है, तो यह हमारे इसमें जो है ये मच्छर पूरी तरीके से है एटमॉस्फेयर में। मतलब ये देखें तो साउथ इंडिया में, केरला में जो भी वेक्टर बाउंड डिजीज, इनको वेक्टर बोलते हैं, तो जो भी वेक्टर जनित रोग हैं वह वहाँ थोड़े से ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वहाँ पे समुद्र और वाटर लॉगिंग ज़्यादा होता है,
चारों तरफ, तो इसलिए जो है ये सारे डिजीज होते हैं। मच्छर काफ़ी ज़्यादा हैं, बार बार जो है आउटब्रेक्स होते रहते हैं जी। एक बार जब जैसे अभी जो है आउटब्रेक ही कहेंगे हम उनको, क्योंकि अगर एक्सपेक्टेड नहीं है केसेस और होने लगते हैं तो उनको आउटब्रेक कहेंगे। लोकल आउटब्रेक हो रहा है, इसके लिए लक्षण वही है, बुखार जैसे आ जाना, जो नॉर्मल फ्लू के लक्षण है सेम वैसे ही लक्षण इसमें भी होते हैं। शरीर का टूटना और मिमिक करता है बिल्कुल, मतलब लगता है जैसे कि डेंगू के जो बुखार के लक्षण है उसी टाइप से इनको लक्षण होता है। यूजुअली माइल्ड डिजीज है, इसमें डेथ ऑलमोस्ट नहीं के बराबर होती है, सेल्फ लिमिटिंग है, अपने आप ठीक हो जाता है। कुछ लोगों में स्पेशली गर्भवती महिलाओं में अगर होता है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम देखी गई है जी। कि जो अगर शुरू के दिनों में अगर हो जाता है, गर्भ में जब बच्चा है और फर्स्ट 3 महीने के अंदर होता है, तो उनमें थोड़ी सी संभावना हो जाती है कि ब्रेन का डेवलपमेंट बच्चे का नहीं हो पाता है उसमें, ये पाया गया है। और हिंदुस्तान में ऐसा केस रिपोर्ट नहीं है, बट दुनिया के दूसरे देशों में ऐसा पाया गया है कि ये ऐसा होता है। अदरवाइज लार्जली ये बीमारी जो है माइल्ड है, मॉर्टलिटी जो है बहुत ही रेयर होता है इसमें, लेकिन फैलने से फिर भी हमें बचाना पड़ेगा और उसको जो है मॉनिटर करने की जरूरत होती है क्योंकि हम यही कोशिश कर रहे हैं कि लोग इसके प्रति भी जागरूक हो जाएं, घबराएं ना, क्योंकि आजकल किसी भी वायरस के नाम से अगर कोई सुनता है तो लोग घबरा ज्यादा जाते हैं। तो ऐसे में जरूरी है कि देखिए जानकारी आप रखिए। अगर ऐसा कुछ वायरस है, जीका वायरस है भी, तो आपको उससे बचाव के लिए पहले तैयारियां करनी है। इलाज तो बाद में होगा, आप बचाव कर लेंगे तो इलाज की नौबत ही यहाँ पर नहीं आएगी। तो इसके लिए हमें यहाँ पर जागरूक रहने की बहुत जरूरत है। बढ़ते हैं आगे, कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरियाणा से कृष्ण कुमार जी ने हमें कॉल किया है, जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? ठीक है जी, अपना सवाल पूछिए। तो मैं बोल रहा था जी, वो कोरोना की जो तीसरी लहर है वो बोल रहे आएगी क्या? जी, ये सवाल बहुत सारे लोगों के मन में है कि कोरोना की तीसरी लहर आएगी क्या कहेंगे डॉक्टर गुट्टू, क्या कहना चाहेंगे? तीसरी लहर का जो डर है वो है लोगों में, क्या कहेंगे इस पर? तीसरी लहर, अभी दूसरी लहर भी खत्म कहाँ हुई है जी। अभी देखा जाए तो अभी भी आज भी 40,000 केसेस पूरे देश भर में आ ही रहे हैं रोज के, और कुछ प्रांतों में तो अभी भी काफी बीमारी संक्रमण फैल रहा है। तो अब तीसरी लहर आएगी या नहीं आएगी, इस पर ज्यादा विचार करने का कोई फायदा नहीं। आएगी नहीं आएगी, कब आएगी, इसमें अगर हम सोच विचार में घुस जाएंगे तो हम 2 नतीजों पे पहुंच सकते हैं कि नहीं आएगी तो कुछ नहीं जी, वापिस चलते हैं पुराने हिसाब पे, और आएगी तो इतना डर गए कि घर से बाहर निकलने से, काम करने पे नहीं जा रहे। तो विचार उस चीज पे करें जो आज हमारे ठीक सामने है। जो हाथी हमारे सामने खड़ा है वो हमारे पे ज्यादा खतरा कर सकता है पैदा। वनस्पत वो जानवर जो अभी आया ही नहीं है, आएगा नहीं आएगा, कब जिसके आएगा, आने की संभावना है या नहीं है, उससे घबराने से बेहतर है कि अभी हम आज के समय में ज्यादा सतर्क रहें। तो उसके समय में आज के सामने जो हमारे सामने हाथी खड़ा है वो हमें ना कुचल दे, उसको बचाव के वही साधन है। वैक्सीन जरूर लगवाएं जी, और लगवाने के बाद भी और पहले भी वही सावधानियों का पालन करें। मास्क, खासकर भीड़ भाड़, जो सब में ज्यादा खतरा इस वक्त है वो है भीड़ भाड़ से उत्पन्न होने वाला संक्रमण या सुपर स्प्रेडिंग। वापस भीड़ भाड़ के व्यवहार में हम आ गए हैं, उलझते जा रहे हैं उससे। तो उस भीड़ भाड़ से दूरी बनाकर रखनी है यहाँ पर। बंद इलाकों में, खासकर कमरों में भीड़ भाड़ तो बहुत ही खतरनाक है जी। बाहर भी भीड़ भाड़ से दूर रहें, मास्क पहने, वैक्सीन जरूर लगवाएं, और अगर हम ये करते रहें तो हमें निश्चिंत होके रह सकते हैं, काम भी कर सकते हैं। तीसरी वेव आए या नहीं आए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल। तो जैसे डॉक्टर गुट्टू आप कह रहे हैं वैक्सीन यहाँ पर जरूर लगवाएं, लेकिन फिर भी लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हैं। एक मेल आ गया है मेरे पास इसी संदर्भ में, मैं उसे शामिल कर लेती हूँ। रामलाल संत कानपुर से भेजा है इन्होंने, और ये लिखते हैं कि वैक्सीन के बाद भी लोगों को कोरोना हो रहा है, तो वैक्सीन हम क्यों लगाएं, वैक्सीन पर कैसे भरोसा करें, क्या कहेंगे डॉक्टर संजय आप? इसकी हमने शुरुआत में ही चर्चा की थी, बट मैं बताऊं, दोनों का आंसर दे रहा हूँ। डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही कहा, जो थर्ड वेव का है, तो पहले मैं ऐड कर देता हूँ इनकी। देखिए,
कोई भी वैक्सीन जो है 100% इफेक्टिव नहीं होती है। वैक्सीन लगाने से जो बेनिफिट मिलता है कि संभावना कम हो जाती है सीवियरिटी होने की। जो अभी हमारी कंट्री में 1 से 1.5% जो है लोगों की डेथ हो रही है, जो केस रिपोर्टेड हो रहे हैं। जैसे अगर 1 लाख लोगों को कोविड हो रहा है, जो सिम्टोमेटिक कोविड हो रहा है, जिनको लक्षण आ रहे हैं, उनमें करीब 1300 से लेके 1500 लोगों की डेथ हो जाती है, जो हो रही है अभी तक। ये अगर हम वैक्सीन लेते हैं तो वैक्सीन का जो सबसे बड़ा बेनिफिट है, जो अभी तक एविडेंसेस हमारे पास जो भी साक्ष्य है कि वैक्सीन लेने के बाद से इनमें काफ़ी कमी हो जाती है। वह जो है 100% तो कभी नहीं हो सकती, बट अगर हम एक भी लाइफ बचाते हैं तो बहुत बड़ी बात है। इस 1,500 में अगर 1 लाख लोगों को वैक्सीन लेने के बाद भी कोविड हो रहा है अगर, तो हम कम से कम उसमें से 1000 लाइफ को बचाने की संभावना है कि वह बच जाएगी, कम डेथ्स होंगी। और ये बहुत बड़ा जो है बेनिफिट है वैक्सीन लगाने के बाद का। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि आप जो है 100% सुरक्षित हैं। देखिए, अगर आपको नेचुरल इन्फेक्शन नहीं हुआ है, एक बार नेचुरल इन्फेक्शन का मतलब कि पहले एक बार कोविड नहीं हुआ है, तो आपको जरूर वैक्सीन लेने में प्रायोरिटी देनी चाहिए। जो एक बार नेचुरल इन्फेक्शन होने के बाद, हाँ ये जरूर है, जो अभी तक साक्ष्य पूरी 1.5 साल में पूरी दुनिया में इकट्ठे हुए हैं कि वह जो है लंबे समय तक और बेटर प्रोटेक्शन दे रहा है। लेकिन अगर जिनको भी नहीं हुआ है, वैक्सीन लें। वैक्सीन से आपकी जो है प्रोटेक्शन की संभावना कि आप बेटर प्रोटेक्टेड हैं वो बढ़ जाती है। तो इसलिए वैक्सीन लेना जरूरी है। 100% गारंटी नहीं है। रही बात उसकी जो थर्ड वेव का, तीसरी लहर का तीसरी लहर की जिक्र हो रही थी, तो मैं पूरी तरह से डॉक्टर साहब से सहमत हूं कि अभी जो है सेकेंड लहर पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई है, तो इस पे कंसंट्रेट करें। जो कोई भी लहर आती है वह कई बातों पे निर्भर करता है। हम लोग एपिडेमियोलॉजी में यूजुअली बात करते हैं एजेंट होस्ट इन्वायरमेंट। तो पहला मैं होस्ट की बात करूं कि क्या जिनको इन्फेक्शन हो सकता है, अगर वो बहुत बड़ा पूल है तो बहुत बड़ा वेव आ सकता है। अभी जो देख के लग रहा है कि एटलीस्ट बड़े शहरों में काफी लोगों को सेकेंड वेव में इन्फेक्शन हो गया, तो बड़े शहरों में बहुत बड़ा ये कोई वेव आने की संभावना कम है। ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता है कि बिल्कुल ही नया वायरस आ जाए, और नया वायरस आ जाएगा और वह जो पहले से इन्फेक्शन हुआ है उनको भी बाईपास कर, उनकी इम्यूनिटी को बाईपास कर सकता है। तो किसी भी वैक्सीन की भी बाईपास करने की क्षमता रखेगा और पूरा पॉपुलेशन उसके लिए नया हो जाएगा। तब तो फिर कोई भी थर्ड वेव, फोर्थ वेव, फिफ्थ वेव, कोई भी बड़ा वेव आ सकता है। इसलिए जो है उसको लेके चिंता नहीं करनी चाहिए कि थर्ड वेव आएगा कि नहीं आएगा। होस्ट अगर आपको अगर कोविड हो गया है, जिन लोगों को हो गया है वो थोड़े मस्त रहें, जिन्होंने वैक्सीन ले लिया है वह मस्त रहें, और जिन लोगों ने नहीं लिया है उनको ले लेना चाहिए। यही आपके हाथ में है। आपके हाथ में वायरस कैसा बिहेव करेगा ये आपके हाथ में नहीं है। जी बिल्कुल। लेकिन अगर वैक्सीन ले भी लिया है तो भी आपको सावधानियां जरूर बरतनी है। बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी है कि अब तो वैक्सीन ले लिया अब हमें कोरोना नहीं होगा। इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना है कि फिर भी संक्रमण हो सकता है, तो आपको यहाँ सावधान रहने की बहुत जरूरत है। बढ़ते हैं आगे। कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं, महाराष्ट्र से कॉल किया है हमें समाधान जी ने। आइए जान लेते हैं क्या है इनका सवाल। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम, मेरे को खून की कमी रहती है। खून की कमी रहती है आपको? हाँ, और छाती में एकदम ऐसी धड़कन चलती, धड़ करता है छाती में दिल एकदम, और चक्कर भी आते हैं जी। और मैंने कुछ दिन पहले चेक किया था, हीमोग्लोबिन 8 पॉइंट था। हीमोग्लोबिन 8.5 था जी। क्या कहेंगे? हीमोग्लोबिन काफी कम है और सीने में दर्द की समस्या है, कमजोरी भी रहती है, ऐसे में डॉक्टर कोटू क्या कहेंगे आप? तो खून की कमी के तो बहुत कारण हो सकते हैं। इसकी जांच जरूर करवानी पड़ेगी आपको। सब में कॉमन, अगर आप गांव वगैरह में रहते हैं, खेतों में काम करते हैं, तो वर्म जो ये कीड़े होते हैं आंत में हो जाते हैं, उनसे होता है जी। या जो खून कहीं आपका कहीं ना कहीं से खून आप खो रहे हैं, निकल रहा है, तो अगर आपको काले रंग का स्टूल्स आते हैं, काले बिल्कुल, तो इसका मतलब आंतड़ियों से निकल रहा है। या लाल रंग का खून आता है तो भी लोअर नीचे वाले आंतड़ियों से निकल रहा है, तो इसका कारण है कि कहीं से खून आप खो रहे हैं। अब वो कीड़े की बीमारी है पेट में या खून कहीं और से निकल रहा है, इसके लिए जांच कराना ज़रूरी है। तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में या कम्युनिटी
हेल्थ सेंटर है जहाँ पर कि विशेषज्ञ आते हैं, उनसे ज़रूर मिल लीजिए एक बार जाकर। जी, खून की कमी है आपको ये पता चल गया है, लेकिन अब किस वजह से है और कैसे इसकी आपूर्ति आप कर सकते हैं, इसके बारे में आपको डॉक्टर से यहाँ पर बता पाएंगे। जांच करवा लीजिए। डॉक्टर संजय भी कुछ जोड़ना चाहेंगे इसमें। बिल्कुल, सब मोस्ट कॉमन है वर्म इन्फेस्टेशन गाँव में, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, या कहीं ना कहीं से ब्लड हो रहा है। इसके अलावा भी ये हो सकता है कि खून आप जो है आपका खान पान अच्छा नहीं हो, बिल्कुल ही आयरन की कमी हो जिस खान पान आप जो कर रहे हैं, या ये हो सकता है कि आपका जो खाने पीने का ये टी लेना, चाय हमेशा लेते रहना खाने के साथ साथ, तो वह जो आयरन के एब्जॉर्प्शन को प्रभावित करते हैं। ये हो सकता है कि या और भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है शरीर में, जिसमें कि आप सब कुछ खान पान भी ठीक है ये, बट खून नहीं बन रहा है, तो खून बनने की भी कमी हो सकती है। इसलिए जो है डॉक्टर को दिखाना ज्यादा बहुत जरूरी हो गई है। बिल्कुल, तो समाधान जी आपको क्या करना है, हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है और ऐसी ही अहम जानकारियां पहुंचाएंगे आप तक। लेकिन अभी रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइए, जल्दी हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे, सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के लाइव फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। चर्चा हमारी लगातार जारी है हीट स्ट्रोक और कोरोना के संदर्भ में। आपके पास कोई सवाल है तो जल्दी से अपना फोन उठाइए, क्योंकि अब समय काफी कम रह गया है। और मैं देख रही हूँ लगातार हमारे पास मेल्स भी हमारे दर्शक पहुंचा रहे हैं, उनमें से एक मेल शामिल कर देती हूँ मैं। नोएडा से रमेश जी ने मेल की है। डॉक्टर साहब ये लिखते हैं कि मेरी उम्र 55 वर्ष है, कोरोना की दोनों वैक्सीन मैंने ले ली है, लेकिन जब से ली है तब से रात को बेचैनी सी रहती है, नींद नहीं आती है। तो क्या ये कोरोना वैक्सीन का लक्ष्य की वजह से हो सकता है या फिर क्या कहें? ये वैक्सीन लेने के बाद अगर तुरंत इनको हो रहा है, विदिन 2 वीक हो रहा है किसी भी डोज का, तो एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन जिनको हम कहते हैं कि उसके बाद संभावना हो सकती है, बट ये नहीं कहा जा सकता कि वैक्सीन लेने से ही है। उससे हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। इन दोनों ही केस में आपको इंतजार करना पड़ेगा। धीरे धीरे अगर ये है तो अपने आप जो है ये सेल्फ लिमिटिंग है, मतलब अपने आप ये ठीक हो जाते हैं अगर होता है तो। लेकिन हो सकता है पहले से इनको ये समस्या रही हो जो अभी बढ़ गई हो। अगर ऐसा होता है तो इनको डॉक्टर से जो है सलाह ले लेनी चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ असर हो सकता है जो अपने आप धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर पहले से ही समस्या है तो डॉक्टर को यहाँ पर आप जरूर दिखा लीजिए। रमेश जी, आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं, उनका सवाल हम शामिल कर लेते हैं। हेलो हेलो राकेश जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? नमस्कार। हेलो हेलो जी नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। हेलो मैम नमस्कार जी, अपना सवाल पूछिए। मैम मेरा ये सवाल है, मैम हीट स्ट्रोक से कैसे बचा जा सकता है? हीट स्ट्रोक से कैसे बचा जा सकता है, इसके बारे में जानना चाहते हैं आप? जी, क्या कहेंगे डॉक्टर संजय, हीट स्ट्रोक से कैसे बचें? ये लगातार हम बता रहे हैं, लेकिन एक बार फिर आप जानकारी एक बार फिर से देखिए। हीट स्ट्रोक नाम ही बताता है कि जब बहुत ज्यादा गर्मी हो तो उस समय हो सकता है, मतलब टेम्परेचर ज्यादा हो। जब भी बाहर का टेम्परेचर 40 डिग्री से ऊपर होता है और आप बाहर निकलते हैं और अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं करते हैं, बिल्कुल डायरेक्ट आपके ऊपर सनलाइट आ रहा है, तो यह हीट स्ट्रोक होने का खतरा हो जाता है। आपने पानी नहीं पिया हुआ है, पहले से ही आप थोड़े से डिहाइड्रेटेड हैं, तो और वो खतरा बढ़ जाता है। इसीलिए बार बार कहा जाता है, जो बचने का सबसे बढ़िया है कि जल्दी जल्दी जो है पानी पीते रहे, मतलब शरीर में पानी की कमी मत होने दीजिए, जो सबसे बड़ा बचाव का ये है। दूसरा है कि एक्सपोजर जो है बहुत लंबे समय तक मत होने दीजिए। इवन अगर आप खेतों पे भी काम करते हैं तो भी जो है थोड़ा बीच बीच में रेस्ट लिया कीजिए और अपने आप को हाइड्रेट करते रहिए। और जब भी कुछ लक्षण लगते हैं कि आपको जो है शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द शुरू हो गया, फीवर बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा, अचानक ये सब होने लगा, जी मितलाने लगा, तो तुरंत जो है उस समय जो है आप इनसे बचिए।
गर्मी से बचिए और अपने आप को ठंडी जगह पे ले जाइए, अपने आप को हाइड्रेट कीजिए, मतलब पानी खूब पीजिए। ये सब जो है प्रिवेंटिव मेजर्स भी है और यही जो है ट्रीटमेंट भी है आपका, कि अगर हो जाता है टी स्ट्रोक तो यही सबसे ज्यादा बचाव भी आपको करते हैं। टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो बहुत ज्यादा मत बढ़ने दीजिए उसको। अगर हाई ग्रेड फीवर हो रहा है तो आप नहा सकते हैं, वह कीजिए, लेकिन टेम्परेचर को जो है कंट्रोल में रखने के लिए दवा लेनी है तो पैरास्टामोल लीजिए, जो भी करना है। सो ये सब दोनों ही प्रिवेंटिव मेजर्स भी हैं और ट्रीटमेंट भी वही है जी। तो इस तरह से आप हीट स्ट्रोक से बच सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। एक मेल हमारे पास यहाँ पर आ गई है, पटना से रमेश सिन्हा जी ने हमें ये मेल की है और डॉक्टर साहब भी लिखते हैं कि जब भी किसी नए वायरस से बीमारी होती है तो उसे पूरी तरह से खत्म होने में कितने साल लगते हैं? क्या कहेंगे डॉक्टर गुरटू, कितने साल लगते हैं? लोगों में बहुत जिज्ञासा है, जानकारी हासिल करना चाहते हैं लोग, क्या कहेंगे आप इस पे? ये तो बहुत अलग अलग, हर एक वायरस का अपना एक अलग बिहेवियर, व्यवहार होता है। तो ये कह पाना कि एक ही तरीके से हर वायरस बिहेव करता है वो नहीं है, ऐसा अलग है। जैसे इन्फ्लुएंजा है, जो मौसमी इन्फ्लुएंजा हर बारिश के पहले और सर्दी के पहले 2 बारी आता है ये। अब ये हर साल एक नया रूप लेके आता है, तो इसलिए वैक्सीन भी हर साल नई बनती है इसकी जी। तो ये हर साल आता है फिर चला जाता है। अब कोरोना वायरस के ये पहली बार तो आया नहीं है, इसके भी 5 पुराने, बहुत पुराने 60-70 साल पुराने चल रहे हैं हमें। तो ये हर सीजन में एक इनमें से आ जाता है, हल्का सा बुखार छींक जुकाम करके फिर चला जाता है। अगले साल ये नहीं आता, दूसरा आ जाता है। तो ये आते जाते रहते हैं कि अब किस बेसिस पे आते हैं, वो आप कितने लोग संक्रमित हो चुके हैं और उसके बाद उनमें एंटीबॉडीज बन गए हैं जी, उस पर निर्भर करता है। तो जैसे जैसे एंटीबॉडीज बने तो अगले 2-3 साल तक ये कम रहे, इसका प्रभाव कम हो जाता है, फिर एंटीबॉडीज कम हो जाते हैं, दोबारा आ जाता है। तो ये तो आते जाते रहते हैं और हर एक वायरस का अपना है, कुछ जाते ही नहीं है। जैसे अभी बात कर रहे थे हेपेटाइटिस का वायरस है, वो रहता है। तो जब आपने थोड़ी भी सावधानी कम करी और आपने खराब पानी पी लिया बिना उबला हुआ, तो वो फिर से संक्रमण कर सकता है जी। ये बड़ा अलग अलग वायरस का अलग अलग जी। तो हर वायरस को कम होने में या उसका संक्रमण कम होने में अलग अलग समय का अंतराल लगता है। इसके लिए देखिए, कोई भी वायरस हो, हमें उससे बचने के लिए यहाँ पर तैयारियां करनी होती हैं। इलाज तो होगा, लेकिन उससे पहले अगर हम बचाव के लिए ही कदम उठा लेंगे तो हमें इलाज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसके लिए जरूरी है कि हम अपना खान पान अच्छा रखें, लाइफस्टाइल अच्छा रखें, साफ सफाई का ध्यान यहाँ पर जरूर रखें। तो हमारे दोनों विशेषज्ञों ने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां सभी के साथ साझा की हैं। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, आप कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल हुए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दोस्तों, हम यहाँ पर उम्मीद करते हैं कि विशेषज्ञों की सलाह से आप जरूर लाभान्वित हुए होंगे। बता दें आपको, पिछले सप्ताह हमारे पास बहुत सारे मेल्स आए हैं। जैसे कर्नाटक की बीदर से रविकांत मल्लिकार्जुन ने जानना चाहा है कि दिन भर ऊर्जा बनाए रखने के लिए संतुलित आहार के अलावा किन किन खाद्य पदार्थों का सेवन करना उचित रहता है। वहीं धुरी पंजाब से जतिंदर ओथी जी कहते हैं कि 1.5 साल की बेटी को कब्ज और मल में खून आने की समस्या हो गई है, इसके क्या कारण हो सकते हैं? बच्चा भी काफी चिड़चिड़ा हो गया है। वहीं पुणे से साझी जी ने लिखा है कि कान से पानी आने की समस्या है, इससे काफी परेशान है। दोस्तों, हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि विशेषज्ञों के सामने आपकी समस्याएं हम रखें, उनका समाधान लेकर आपके सामने हाजिर हों, जिसकी सूचना आपको कार्यक्रम से 2 दिन पूर्व टीवी के माध्यम से जरूर मिल जाएगी। इसी तरह आप हमें लिखते रहें और मेल करते रहें। उसके लिए सबसे पहले तो आप हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है डीडी किसान, कमरा नंबर 7, दूसरी मंजिल, केंद्रीय कार्यक्रम निर्माण केंद्र, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। ये तो हो गया हमारा पता। आप हमारी ईमेल आईडी भी नोट कर लीजिए। हमारी ईमेल आईडी है swasthkisan@gmail.com। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगले सप्ताह आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मंगल रहिए, दूरदर्शन किसान देखते रहिए। नमस्कार।
पर आपके साथ। देखिए स्वाद का सफर हर शनिवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। उपज के भाव ताव, आवक का हाल चाल, आयात निर्यात पर पैनी नजर, जानकारों की सटीक सलाह, सिर्फ मंडी खबर में सोमवार से शनिवार सुबह 8:05 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।